हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने जा रही है ज़ूलॉजी की। इसमें मैं आपको जो है पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है वो एंजाइम्स के ऊपर लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इसमें जो है इस वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो होगी, इसमें मैं एंजाइम्स के रिलेटेड पूरा पॉइंट तो कवर नहीं कर पाऊँगा सारे, पर जितने भी हो सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होता है वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बनके बनते हैं, पर एक्सेप्शन तो हर जगह मिलते हैं। एक्सेप्शन में जैसे एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे मैंने, राइबो न्यूक्लियस भी और राइबोजाइम, ये जो है एक्सेप्शन है, ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक हो गया। अब जो एंजाइम का काम होता है ना, बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। मान लो सबस्ट्रेट रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में हो रही है, तो इसको फास्ट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं। जो ये एंजाइम होता है ये बेसिकली मिलकर बना होता है प्रोटीन से। अब ये प्रोटीन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब अगली कभी आएगी कि प्रोटीन के बारे में। पर प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, ये अभी आप ध्यान रख सकते हैं। तो एंजाइम किससे मिलकर बना होता है? एंजाइम मिलकर बना होता है प्रोटीन से। और ये प्रोटीन जो है हेल्प करता है किसको? एंजाइम को बनाने में। तो अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एंजाइम्स आर फंक्शनल इन टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब? जब आप प्रोटीन के बारे में पढ़ लेंगे तो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, डिपेंड करता है वो, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर पे जब एंजाइम आ जाता है तब ही फंक्शनल होता है। बेसिकली मेन फंक्शनल रोल उसका टर्शरी स्ट्रक्चर पे होता है। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है कि एंजाइम प्रोटीन हैज़ 3 काइंड ऑफ अमीनो एसिड, कि जो एंजाइम प्रोटीन है उसमें 3 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वो होते हैं जो अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब वो अमीनो एसिड जो फॉर्म करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, एक तो ये हो गए। और दूसरे जो 2 और 3 नंबर के एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट में होते हैं। अब ये एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट क्रिवाइसिस या वो स्पेस होता है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ता है, ये वाली जगह पे जो है सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। तो ये क्रिवाइसिस या गड्ढा या पॉकेट या दरार भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ये वो जगह है जहाँ पे आके एंजाइम जो है बाइंड करे, एंजाइम से जो है सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब इस एक्टिव साइट में मैंने यहाँ पे 2 टाइप के अमीनो एसिड लिखे हैं। देखो, कंटेन 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कौन कौन से हैं? जो एक तो मैंने ब्लैक पेन से दिखाया है, एक मैंने ब्लू पेन से दिखाया है। अब जो ये ब्लैक पेन से दिखाया है यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, मतलब यहाँ पे मान लो सबस्ट्रेट आया इस वाली जगह पे, इससे सबस्ट्रेट ने बाइंड किया। और जो ये ब्लू वाले हैं ना, इसका क्या फंक्शन है कि ये जो ब्लू वाले हैं ये इन्वॉल्व करते हैं रिएक्शन में कैटेलाइसिस, यानी ये कैटेलाइसिस प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी उसको फास्ट करने के लिए मदद करते हैं। अब आप जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप ये पढ़ोगे कि जो ये H2 है CO2 के संग मिलकर H2CO3 बनाता है, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं एंजाइम, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये क्या होता है? एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और प्रोडक्ट क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे एक रिएक्शन से कि H2O प्लस CO2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे साइन बना देता हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि H2O CO2 के साइन मतलब कंबाइन होकर H2CO3 देता है। अगर मैं इसको विदाउट एंजाइम कराऊँ तो ये देख सकते हैं आप 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहे हैं, यानी ये तो बहुत धीरे चल रही है रिएक्शन। 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2CO2 के रिएक्ट करके, किस में? H2CO3 के फॉर्म में, पर 1 घंटे में। पर मान लो मैंने इसमें एंजाइम अप्लाई किया जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। जैसे ही मैंने H2 प्लस CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो आप देख रहे हो H2CO3 तो बना, पर कितनी स्पीड में? ये बना 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 6 लाख पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड, यानी इसने रिएक्शन की रेट बहुत तेज़ बढ़ा दिया। तो अब इसके एंजाइम के बारे में और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। वो क्या है? एंजाइम जो होते हैं ना, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कभी स्टार्ट नहीं करते। याद रखना कि नेवर स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। ये कभी भी एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी जो भी ये रिएक्शन है ये इसमें सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, यानी रिएक्शन में उत्प्रेरक की भांति काम करेंगे, एक्ट एज कैटलिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है? ये एसेलरेट करता है। अब देखो, जब कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को क्या करता है? एसेलरेट। एसेलरेट का मतलब रिएक्शन को फास्ट बनाने का काम करता है, तो ये रिएक्शन को फास्ट बनाता है। एंजाइम जो होते हैं ना बायो कैटलिस्ट होते हैं।
एंजाइम कैसे होते हैं? बायो कैटलिस्ट। इसका क्या मतलब है? यानी ये लिविंग रिएक्शन को मेनली कैटलाइज करने का काम करते हैं एंजाइम। अब ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के संग जुड़ के प्रोडक्ट बना रहा है, क्या ऐसे ही डायरेक्ट बन जाता है? नहीं, इसमें भी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के संग मिलता है और क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में एंजाइम में कन्वर्ट होता है। एंजाइम मतलब अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब यहाँ देखना है एंजाइम जो है एज इट इज़ रह जा रहा है। इसीलिए तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में एज इट इज़ ही रहते हैं। तो ये देखो एज इट इज़ रह गया। अब इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि देखो ये मैंने एंजाइम बना लिया और यहाँ पे आके मैंने देखो एक सबस्ट्रेट ले लिया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने बाइंड किया मान लो, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट जुड़ा और दो प्रोडक्ट बनने लगे। इसको मैंने P1 P2 दे दिया और बाद में क्या हुआ कि ये P1 P2 तो अलग हो गए और एंजाइम एज इट इज़ रह गया। तो इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम जो है एज इट इज़ रह गया और ये प्रोडक्ट हमें अलग मिल गए। तो ये रिएक्शन जो है फास्ट करने का काम करता है एंजाइम। एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि एंजाइम आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, एंजाइम ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर होता है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख दे रहा हूँ, ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर। ठीक है। ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन द एंजाइम रिमेन अनचेंज। देखो मैंने आपको बताया था शुरू में कि एंजाइम जो है रिमेन अनचेंज रहता है। ओनली दे हेल्प इन कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये इसी में काम आता है। अब आपने कुछ सुना होगा कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी सुना होगा, तो उसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। क्योंकि एंजाइम किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब इसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए एंजाइम जो होता है ना वो बेसिकली काम करता है लिविंग सिस्टम पे, इसीलिए इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है ना वो बेसिकली काम करता है लेबोरेटरीज़ में, और ये लेबोरेटरीज़ में काम करता है। और हो कौन से एग्जाम्पल सकते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा निकल सुना होगा, प्लेटिनम सुना होगा और पैलेडियम सुना होगा। और जो ये एंजाइम्स होते हैं ना ये मैक्रो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये मैंने मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों कहा? क्योंकि अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना कि जो ये प्रोटीन है वही अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और अमीनो एसिड क्या होता है? ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर में, RCNH2 COOH और ये H। तो ये वाला R वेरी करता है। अगर मैं इसमें HE लगा दूं तो ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर मैं ये R को चेंज करता जाऊं ना तो अलग अलग जो है हमें मिलते जाएंगे अमीनो एसिड। ठीक है। तो एंजाइम हमारा एक तो ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसमें चेंज करूं, जैसे H लगा दूं तो इसको ग्लाइसिन बोलूँगा इस R की जगह। अगर इसमें CH3 लगा दूं तो एलानिन बोलूँगा। तो एक तो ये किससे मिलकर बन रहा है? प्रोटीन। एक तो अमीनो एसिड से मिल रहा है, तो प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है एंजाइम के। तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए मैक्रो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है। और ये तो सिंपल है। देखो सिंपल क्यों? क्योंकि ये एक ही है, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। एंजाइम का जो है मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो R का यानी ये अपना इसका वेट होगा, H का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, इसके संग 2 है तो इसका भी 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 16 H। मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कम होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो एक कम वो है ना, ये मतलब एक एटम टाइप के, मान लो निकल का कुछ होगा, पैलेडियम का कुछ होगा, प्लेटिनम का कुछ होगा, इनका वेट जो है इनसे तो कम ही आएगा। इसीलिए जो है ये हल्के होते हैं। और एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर। इनके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और अपना प्रेशर होता है। तो ये जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर में काम करते हैं। इनको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं चाहिए। बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है ना ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ये निकेल प्लेटिनम पैलेडियम की रिएक्शन देखना, ये हाई टेम्परेचर पे होती है तो ये वर्क कर सकते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और क्या होता है? एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। मतलब ये अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी में यही आप देखो कि कोई भी एंजाइम जो है कोई भी रिएक्शन करा दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये वेरी वेरी स्पेसिफिक होते हैं।
देयर कैटलिस्ट। ऐसा नहीं कि हर किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H2 + CO2 एरो H2CO3, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ऐसा नहीं कि मैं निकेल लगा दूँ, पैलेडियम लगा दूँ, बट ये दे आर नॉट स्पेसिफिक। जैसे आपने निकेल, पैलेडियम की ही बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी जो हर जगह काम आ रही है। तो अब देखो, इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसीलिए ये कुछ डिफरेंस है कि बायो कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पे। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। एंजाइम में अभी काफ़ी टॉपिक बच चुके हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। एंजाइम में 2-3 वीडियो लग जाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसीलिए थैंक यू।